यूक्रेन से जंग के बीच रूस की करेंसी को बड़ा फायदा हुआ, जिसका जिक्र मैं अभी कर रहा था। 2022 में बेस्ट परफॉर्म करने वाली ब्राजील की करेंसी को भी उन्होंने पीछे छोड़ा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड 11% का उछाल भी देखने को मिला। जून में रूबल ने पिछले 7 साल के रिकॉर्ड को तोड़ा। तो ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? अब जब ये भी हम सोचते हैं कि रूस को या वेस्टर्न फोर्सेस को, क्योंकि अगर असल में आप देखें तो यूक्रेन तो केवल कंधा है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लड़ाई तो हो रही है अमेरिका के और रूस के बीच में ही। तो फायदा हो रहा है क्या दोनों ही पक्षों को किसी न किसी संदर्भ में? और इसलिए ये युद्ध लंबा खिंचेगा या कुछ दिनों में समाप्त होता दिखेगा, ये जाहिर है इस बात पर निर्भर करता है कि फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रूबल के बारे में जो हम चर्चा कर रहे थे वो जरा देखने और समझने की कोशिश करते हैं। रूबल 2022 में, जैसा मैंने आपको बताया, पहले ये लग रहा था कि एक समय ब्राजीलियन करेंसी बहुत तेजी से ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद रूबल ने बढ़त बनाई। और रूबल ने ऐसी बढ़त बनाई कि 2015 के बाद, मतलब पिछले 7 साल में, वो अपने टॉप को टच कर रहा है। ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। राजीव सर, इस पूरे घटनाक्रम का नेगेटिव कितना पड़ा है रूस पर असर और पॉजिटिव कितना पड़ा है वहां की इकोनॉमी के संदर्भ में? देखिए, ये केवल रूबल के दाम को बढ़ने से, उसके रेट बढ़ने से हम नहीं इसको इंडिकेटर माने कि बड़ा अच्छी अर्थव्यवस्था हो गई है और कई फायदे हैं। पूरी की पूरी दुनिया परेशान है, तबाह हो गई है इस युद्ध के चलते। सब पर आर्थिक असर, सबके ऊपर एक निगेटिव या नकारात्मक ही नजर आ रहा है। हो सकता है कुछ आर्म्स कंपनी को आर्म्स सप्लाई करने में फायदा हुआ है, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज को या कोई हो, लेकिन यह कहना कि आर्थिक रूप से रूस बड़ा अच्छा हो गया, दोनों को काफी फायदे हुए हैं, यह उचित हमारे समझ से नहीं है। अभी परेशानी में है। एक पैरामीटर जरूर है, लेकिन केवल ये एक इंडिकेटर नहीं है जिससे रूस की इकोनॉमी के बारे में सब कुछ सही से। ये देखिए, ये ऊपर जो ग्राफ देख रहे हैं आप, ये वहां पर जहां पर एक एरो बना हुआ है, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाइए। जहां पर आप एरो देख रहे हैं वो फरवरी 24 से पहले के पहले रूस की, ये देखिए, रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन ऑन फरवरी 24। यहां पर आप देख रहे हैं वो पॉइंट जहां पर रूबल था उस समय। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो एक डिप आने के बाद, नीचे एक लो बनाने के बाद सीधे ऊपर जाता गया है। और अभी भी अगर आप देखें तो ये ऊपर ही ट्रेड कर रहा है डॉलर के मुकाबले। लेकिन अब जरा ये भी देख लें, डॉलर के मुकाबले उसकी पोजीशन पहले जो थी अब स्ट्रेंथन की है, अगर आप इसको रूबल टू रूबल कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन अब साथ में ये भी समझ लें कि दूसरी तरफ अमेरिका, उसकी लॉकहीड मार्टिन हो या दूसरी तमाम कंपनियां, उनको इतने ऑर्डर मिले हैं कि वहां पर वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में ये भी समझना जरूरी है जनरल सिंह कि अगर एक तरीके से रूस को और एक तरीके से अमेरिका को किसी न किसी एक फ्रंट में बड़ा फायदा हो ही रहा है, तो फिर तो चलेगी ये जंग लंबी। देखिए दिनेश जी, ये जंग बिल्कुल गैर वाजिब जंग है। अगर किसी तरीके से हमारे जो सामरिक एक्सपर्ट्स हैं वो इन दोनों कंट्रीज को कन्विंस कर दें, बहुत हो गया, 200 दिन बहुत होते हैं। पूरे यूरोप में तबाही मची हुई है। और देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि आप इस लड़ाई को जीत नहीं सकते। तो ये कैसे डिसाइड करें हम कि कहां पर इसको खत्म करें, वही चुनौती है। दोनों मिलकर बैठे। रशिया का पार्शियल ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया है, क्रीमिया के लिए वाटर सप्लाई हो गई है, मारियोपोल का क्षेत्र उनके पास है, डॉनबास उनके पास है। तो कहीं ना कहीं फेस सेविंग, जैसे आप कह रहे थे, आपने 2-3 बार इस शब्द का प्रयोग किया और मैं इसको आपके डिस्कशन का एक मेन पहलू मानता हूं। तो किसी ना किसी तरीके से फेस सेविंग अगर दोनों पक्ष मान लें और इस लड़ाई को यही खत्म कर दें, क्योंकि रूबल का भाव तो बढ़ रहा है लेकिन इकोनॉमी तो डिस्ट्रॉय हो रही है ना। इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हुई है, रूबल जरूर मजबूत हुआ है। और फेस सेविंग के लिए क्या कहीं पर कोई पॉइंट दिखाई दे रहा है यूक्रेन के लिए? यूक्रेन तो अभी जीतता हुआ ही दिखाई दे रहा है, उनके पास तो हर एक वजह मौजूद है। इस समय फेस सेविंग रूस के लिए क्या होगी? अचल मल्होत्रा साहब, कौन सी वो वजह है जिसको गिनाते हुए रूस पीछे आ सकता है, अगर पीछे आएगा तो? देखिए, रूस अभी मुझे नहीं लगता कि अपने आप से ये जो आपने छोटी मोटी सेटबैक बताई है उसके चलते वो इतना बड़ा डिसीजन ले लेगा। रूस को जब तक ये अश्योरेंस नहीं है कि उसका जो डॉनबास एरिया में फुल कंसोलिडेशन हो गया है और ये स्थिति ऐसी हो गई है कि यूक्रेन जो अब इस पोजीशन में नहीं है। देखिए, यूक्रेन की जो अप्रोच है पिछले कुछ महीनों से बदली, कुछ समय से बदली है। वो पहले डिफेंसिव था, वो ऑफेंसिव है।
और उसकी वजह जैसे हम सब ने जिक्र किया कि जो उसको सपोर्ट मिल रही है अमेरिका से और वेस्ट से, उसके चलते हुए हो रहा है। तो ये युद्ध रुकवाएगा कौन? जब तक अमेरिका के अलाइज अमेरिका के ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे, वही लोग जो अफेक्ट हो रहे हैं, इससे एडवर्सली अफेक्ट हो रहे हैं, जब तक वो अमेरिका पे तो असर सर, नहीं रूस डालेंगे, कितने इससे दिनों तक रुकवाया अपना जाए। ये आर्सेनल खर्च करता रहेगा? ये कितने दिनों तक अपने देखिए- सैनिकों को भेजता रहेगा? ये भी तो एक सवाल है। अगर वहां से कॉन्टिन्यूअस सप्लाई मिलती जाएगी यूक्रेन को तो देखिए ना आप, जितने भी लंबे हिस्टोरिक युद्ध हुए हैं, महीनों महीनों सालों साल चले हैं, तो वो तो जब चलते हैं तो फिर ये चलते ही चले जा रहे हैं। हाँ, एक पॉइंट है, इस समय ये युद्ध बंद मतलब खत्म तो नहीं होगा, इसे रुकवाया जा सकता है। अगर वो पॉइंट आ गया, सीज फायर हो जाए, स्टेटस को हो जाए, उसके बाद कुछ कमेटीज बन जाए, कुछ इस तरह की जो है एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेरी नेगोशिएशन की टीम्स बन जाए, और फिर ये सालों तो साल क्या वो frozen पॉइंट आता conflict- हुआ दिखाई दे रहा है सर? क्या ये वो पॉइंट अभी नहीं, आता हुआ फिलहाल दिखाई दे नहीं। रहा है? मैं आपके पास लौटूंगा सर, ये अहम खबर